Hello students, this is Neeraj Gupta. Today I'm starting with your third chapter, I suppose, of your book Hornbill, Discovering Tute. सभी चैप्टर्स मैंने समरी से शुरू किए हैं और उसके बाद आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बट इस चैप्टर को जब मैंने खुद बुक में पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज टिपिकल हैं जिनका मीनिंग पहले मेरे को आपसे डिस्कस करना चाहिए, और कुछ वर्ड्स भी बड़े टिपिकल हैं जिनके मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस शायद यूज़ होते होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि फिर गूगल करके उन सब के वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं, जो डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल थे, जैसे pronouncenames.com और एक सम एम्मा सेइंग, जो पॉपुलर हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना, वो चेक करके वो मैं आपके साथ अभी पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी के एंगल से दिक्कत नहीं लगती या प्रोनाउंसिएशन के एंगल से दिक्कत नहीं लगती, वो ये वीडियो स्किप कर दें और वीडियो नंबर 2 से पढ़ें। वीडियो नंबर 2 में मैंने समरी डिस्कस की है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्यूट। इस वर्ड पर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। कुछ किताबें मैंने देखी जो हिंदी में एक्सप्लेन कर रही थी चैप्टर को, तो कहीं इसको लिखा हुआ था टूट, कहीं तूत, है ना, अलग अलग वर्ड थे, टट भी था एक जगह। तो जैसा मैंने इसको गूगल पे चेक किया तो ट्यूट वर्ड तो नहीं मिला, लेकिन इसके जो कंप्लीट नेम्स है, जिसका ये शॉर्टर वर्जन है, वो मुझे मिले। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये तो ये मुझे मिला ट्यूटन खेतन, या बाद में जब नाम बदल लिया था। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में आइडिया है जब आपने स्कूल में इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप समझेंगे। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि पहले मैं वर्ड मीनिंग्स कराऊँ या पहले समरी कराऊँ। फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स बता दूं, फिर मैं आपको समरी कराता हूँ। 10 मिनट की ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं वर्ड मीनिंग्स ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो समरी के बाद इसको दोबारा से देख लें। आई थिंक वो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप उन वर्ड्स से जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप उनको स्टोरी के अंदर किस तरह से उनका सिंक्रोनाइजेशन है वो भी समझ पाएंगे। तो जिस राजा के बारे में बात किया जा रहा है, उसका ओरिजिनल नेम जो था वो था ट्यूटन खेतन, और बाद में वो स्टोरी में जब आप सुनेंगे समरी तब समझ पाएंगे कि उन्होंने अपना नाम बदल के ट्यूटे खामन कर लिया था। तो इसी का शॉर्टर वर्जन है ट्यूट। तो इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो उस पर अवेलेबल थी गूगल पर। जब मैंने उसको गूगल किया यूट्यूब पर, तो उसके बेसिस पर मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब ओरिजिनल नेम और चेंज नेम दोनों के अंदर ये ट्यूट चल रहा है, तो ये फिर इसको ओरिजिनली जो शॉर्ट वर्जन है इसमें भी इसको हम ट्यूट बोलें तो करेक्ट होगा। फिर एक वर्ड है इसी चैप्टर के नाम में ही है, द सागा कंटिन्यूज। तो सागा मीन्स अ लॉन्ग स्टोरी, जैसे महाभारत होती है ना, लंबी कहानी है, रामायण है, तो इस तरह से अ लॉन्ग स्टोरी इज कॉल्ड सागा। अब चैप्टर के नाम पर अगर हम ध्यान दें, डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यूज, तो आप देखेंगे कि ना एक्चुअली ये जिस किंग की कहानी है, एज पर द स्टोरी उसकी डेथ हुई 3300 ईयर्स बिफोर द करंट टाइम, यानी कि 3300 ईयर्स ओल्ड जो किंग की डेड बॉडी है, उस जमाने में किस तरह से प्रिजर्व करते थे कि वो आज तक एक रीजनेबल शेप में अवेलेबल है। सोचिए क्या उस समय सिस्टम था, हजारों साल बीत गए, यानी कि जीसस क्राइस्ट से भी 1300 साल पुरानी है ना। तो उस समय की ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो रखी हुई हैं। आपने नाम सुना होगा मम्मीज़, ये इजिप्ट में होता है इस तरह से, मिस्र, तो वहाँ की ये है। और उसको 1920s में, आई थिंक टू बी वेरी एग्जैक्ट शायद 1922 में, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं मिस्टर हार्वर्ड कार्टर, उन्होंने ये जो इनकी टूम है, ग्रेव, कब्र, उसको ढूंढा। और उसके बाद फिर आगे आप स्टोरी में पढ़ेंगे कि कुछ करीब 40 साल से ज़्यादा के बाद उसी सेम जो है कब्र का, टूम का जो है, एक एक्सरे लिया गया और फिर 2005 में उसका सीटी स्कैन भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि इसके ऊपर जो है चल रहा है। और इसमें जो मेन स्टोरी के अंदर जो मिस्ट्री है वो ये कि जब डेथ हुई उस किंग की, जिसके बारे में ये बात हो रही है, उस एंशियंट इजिप्ट किंग की, तो उसकी डेथ का रीज़न क्या था, क्या वो नेचुरल डेथ थी या मर्डर हुआ, क्योंकि एज़ पर द एस्टीमेट उसकी सिर्फ 18-19 साल की उम्र में ही डेथ हो गई।
तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर सच अर्ली डेथ, वेदर ही वाज मर्डर्ड और इट वाज अ नेचुरल डेथ, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। एंड एग्जैक्टली दूसरा क्वेश्चन यही है कि हाउ ही डाइड एंड एट व्हाट एज, मीन्स व्हाट वाज हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ। तो कहने का मतलब है उसके चक्कर में ये एक मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करने की जो है वो बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे टीवी में भी शायद आप सीरियल देखते होंगे ना, वो CID टाइप कुछ आता है, किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो दे ट्राई टू फाइंड आउट कि भी किसने मारा, क्यों मारा, कैसे डेथ हुई, द वेरियस कॉजेज ऑफ द डेथ एंड ऑल दैट। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया द सागा कंटिन्यूस, क्योंकि ये चल ही रहा है। मतलब करीब अब 100 साल उस बात को होने को आए जब इनका वो टूम को जो है वो डिस्कवर किया गया, मतलब उस बात को भी अब 100 साल होने को आए, मरे तो 3300 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसीलिए इसी को चैप्टर को नाम दिया गया है डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यूस, है ना। फिर इसमें एक वर्ड बार बार यूज़ किया गया है, फेरो। उस समय के राजा को ये उपाधि दी जाती थी, रूलर इन द एंशिएंट इजिप्ट, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट एक वर्ड आया है, दैट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, होता ना, वो खोद के जो चेक करते हैं कि भाई ह्यूमंस कब हुए, पहले मतलब वो किस फॉर्म में थे, फिर कैसे कैसे डेवलप होकर आज तक पहुँचे हैं, तो ऑल दैट। सो ही वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट नाम जो आ रहा है हावर्ड कार्टर, उन्होंने ही बेसिकली 1920s में ये किंग ट्यूट की जो है वो टूम ग्रेव को जो है वो सर्च किया, फाइंड आउट किया था। और एयर की जहाँ तक सवाल है तो ये वर्ड भी बीच में यूज़ होगा, तो इसका मतलब होता है जो अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ऑन दैट पर्सनस डेथ। वारिस बोलते हैं ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं एयर। इसका भी रेफरेंस चैप्टर में है। फिर देश का नाम जिसके बारे में बार बार आ रहा है, दैट इज़ इजिप्ट। मम्मी, वो जो डेड बॉडीज़ को संभाल कर रखते थे उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है मम्मी। और ग्रेव इज़ लाइक अगेन टूम, कब्र, है ना। देन लेडन, हैवीली लोडेड। एक्चुअली हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जब वो कब्र को खोला गया तो उसके अंदर वो जो बॉडी थी वो उसके ऊपर बहुत ऑर्नामेंट्स थे गोल्डन, तो वहाँ पर वो उसके साथ रखे गए थे बहुत सारा सामान, तो वहाँ ये टर्म यूज़ की गई थी, लेडन, हैवीली लोडेड, बर्डन्ड। और उसके साथ बहुत सारे गोल्डन आर्टिफैक्ट्स थे, तो ऑर्नामेंट्स थे वो गोल्ड के। उनके साथ सामान में ब्रॉन्ज रेजर था, लिनन सन का कपड़ा था। एक्चुअली वो ये सोचती कि शायद अगले जन्म में उन सब चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, तो डेड बॉडी के साथ बहुत सारा सामान रखा गया था। सो गोल्डन आर्टिफैक्ट्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन, कपड़े रखे गए थे, अंडर गारमेंट्स। देन वो ना चिपकाया, उसमें कुछ रिचुअल रेसिन्स थे, कोई राल टाइप, कौन सम स्टिकी सब्सटेंस, है ना, सम स्टिकी सब्सटेंस, इसके बारे में जो है ये आया है। और वो लगाई गई थी बॉडी पे, लेकिन उसने चिपका दिया था वो डेड बॉडी को उस गोल्ड कॉफिन से, और उसकी वजह से जब हावर्ड कार्टर ने उस मम्मी को उठाने की कोशिश की तो वो हिली नहीं उनसे, और फिर उन्होंने उसको छेनी से फाइनली जो है एक तरह से निकाला। और इस बात के लिए उनको फिर क्रिटिसिज्म में मिला कि बिकॉज द पीपल वर थिंकिंग कि इसने उस डेड बॉडी को जो हज़ारों साल से रखी हुई थी ख़राब किया या डिस्टर्ब कर दिया। तो चिसल, छेनी, तो वो छेनी करके जो है उसको निकाला गया। और इस बात को लेके काफ़ी परेशान भी थे ज़ही हवास, ये जो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। तो इस तरह की जो ये कह सकते हैं कि जो एरिया था जो उस तरह की जो चीज़ों को डील करता था उस कंसर्न मैटर में, उसके अंदर वो एक बड़ी पोस्ट पर थे, मिस्टर ज़ही हवास। तो बहुत चिंतित भी थे। और स्टोरी के एंड में ये बात सामने भी आती है कि जब उनका CT स्कैन हो जाता है और रीजनेबल इमेजेस जो है वो किंग ट्यूट की बॉडी की बन जाती हैं CT स्कैन के बाद, एक तरह से वर्चुअल बॉडी टाइप, तो वो थोड़ा रिलीव्ड भी महसूस करते हैं। तो एनाटमी की बात आई है वहाँ पर कि इस तरह से डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस हैं जो आजकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हेल्प करती हैं किसी भी डेड बॉडी को स्टडी करने में, समझने में। और कुछ बहुत अमेजिंग सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए थे, इसलिए एक टर्म यूज़ की गई है, स्टार्टलिंग, है ना, स्टार्टलिंग। और फिर ये ना एक हिस्ट्री डिस्कस की गई है, मतलब 3300 ईयर्स ओल्ड इजिप्ट की जो हिस्ट्री थी वो कुछ थोड़ी सी डिस्कस की गई है कि उस समय एक अमेनहोटेप नाम का जो है राजा था, जो शायद ट्यूट का फादर या ग्रैंडफादर था। एक्चुअली वहाँ पर इस तरह से करके दिया हुआ कि अमेनहोटेप 3 से वो स्टोरी स्टार्ट की है, फिर उसका एक अमेनहोटेप 4 हुआ जो मे बी उसका बेटा हो या मतलब बेटा तो था ही। अब वो जो है वो ट्यूट का फादर भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं है, इसीलिए यूज़ किया गया है कि अमेनहोटेप जो है वो या तो ट्यूट के फादर रहे होंगे या ग्रैंडफादर, है ना। तो
एक इस बात को लेके भी लड़ाई है कि एक जो नया राजा था जिसने अपना नाम भी बदल के रख लिया था, आखेनातन, ये देख रहे हैं आप, ये जो अमेनहोटेप 4 था उसने अपना नाम बदल लिया था, ऐसी स्टोरी है इसमें। तो उसका नया नाम बन गया था आखेनातन, जिसका मतलब था द सर्वेंट ऑफ आटेन। आटेन जो है वो सन गॉड की बात की गई, तो वो उनका भक्त था। तो उसने सबको बोला कि भाई आप इसी की भक्ति करो। और उस समय जो राजा जो मेन एंशिएंट गॉड हुआ करते थे वो थे आमन, एंशिएंट गॉड। तो इन्होंने आमन की भक्ति को बंद करवा के, थोड़ा सा ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो टिपिकल सा है, बस ऐसा समझ लो सिंपल कि एक राजा ने जो किसी उस समय जो एक भगवान होता था जिसका नाम आमन था, उसको बोला कि इसकी भक्ति नहीं करनी, अभी सब सूरज की भक्ति करो, सन, आटेन। और अपना नाम भी जो है उसने आखेनातन रख लिया, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ आटेन, है ना। और उसकी जो कैपिटल थी वो भी उसने बदली। पुरानी जो कैपिटल थी उसका नाम था थीब्स, फिर उसने नई रखी जिसका आज की तारीख में नाम है अमारना, राइट। और ये जो राजा था आखेनातन, इसके बाद थोड़े समय के लिए, ऐसा स्टोरी बताती है कि समेनखारे नाम से कोई राजा आया, और उसके बाद फिर फाइनली ये 11 साल की उम्र में एक नया राजा बन गया, ट्यूटनखेतन। फिर इसने वापस जो है वो आमन, यानी कि वापस नया राजा आया, उसने कहा नहीं, जो पुराना ओरिजिनल गॉड था आप सब उसी की भक्ति करो। तो उसने भी अपना नाम बदला। फिर जैसे पहले अमेनहोटेप ने सन गॉड के लिए अपना नाम आखेनातन कर लिया, इसी तरह से ट्यूट जो मेन हमारे लीड हैं जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उनका भी नाम ट्यूटनखेतन था। ट्यूटनखेतन ने भी अपना नाम जो है वो भगवान आमन के बेसिस पर ट्यूटेखामन कर लिया, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ द गॉड आमन। तो ये सब आप स्टोरी में पढ़ेंगे। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो असाइनमेंट्स मैंने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं उनको डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना पड़ेगा, ताकि आप उसको ईजिली देख पाएँ, समझ पाएँ, है ना। और ये एक वर्ड रिसेंटेड यूज़ हुआ था इस बात के लिए कि जो हावर्ड कार्टर ने जो है वो जिस ढंग से मम्मी को डील किया था किंग ट्यूट की, उसके ऊपर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि उसने चिसल यूज़ की थी, छेनी का इस्तेमाल जो है वो यूज़ किया था, जो जिससे उनको शक था कि या भय था कि वो मम्मी जो है वो डैमेज हो गई थी। एंड गिल्डेड गोल्ड कोटिंग की जो है उसके पास जो ऑर्नामेंट्स थे और जो उनका मुकुट या और चीज़ें मिली थी उसके ऊपर ये गिल्डेड वर्ड यूज़ किया है। और वो जो राजा था उसको थोड़ा सनकी का है, क्योंकि उसने अननेसेसरी भगवान के जो मंदिर थे, आमन, गॉड आमन जो था पुराना, उसको हटाकर बोला कि नहीं नहीं आप जो है इसके टेम्पल उसने बंद कर दिए, और बोला कि नहीं सभी सन गॉड जो है आटेन इसकी भक्ति करो। उसने फिर राजधानी भी बदली। तो ये सब हरकतें जो हैं वो एक एक्सेंट्रिक सनकी जैसी थी, इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया वैकी, है ना। तो आई थिंक अगर आप ये टर्मिनोलॉजीज़ वाली वीडियो एक दो बार देख लें तो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो एक बार क्लियर हो जाएं कि किसके क्या नाम हैं। तो थोड़ा सा आइडिया मैंने हल्का सा स्टोरी का देने का कोशिश की है। एक तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि एक तो अपना होप लूज़ ना करें इस चैप्टर पे। मेरे को एक बच्चे ने ये कमेंट किया जब मैंने उससे डिस्कस किया वीडियो बनाने से पहले कि सर ये तो बहुत ही बोरिंग चैप्टर है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, एक सिंपल सी स्टोरी है। समरी की वीडियो में मैं इसकी स्टोरी बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें दो अलग अलग बातें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। एक तो हिस्ट्री है और एक 1920 में जो उनकी टूम ग्रेव मिलने के बाद अब तक क्या हुआ उसकी कहानी है। ये दो कहानियाँ मिक्स्ड हैं, तो दोनों को अगर हम अलग अलग लेके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने समरी का जो आपका लिखा है, समरी क्रिएट किया है, उसमें मैंने उन दोनों को अलग अलग कर दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक जो है जैसे मैंने बताया ग्रेव के बारे में है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और एक उनकी 3300 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री है। चलिए खैर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना शुरू करते हैं अबाउट दिस इन द समरी वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।